राधा माँ तारा और मौली को खुश होते देख साहिबा वहाँ आई। आप लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं आज। क्या किसी भाई का फ़ोन आ गया है? क्या कोई खबर मिली है? राधा माँ ने साहिबा के सिर पर हाथ रखा। हाँ, खबर मिल गई है। कल तक जो सब कुछ बिगड़ा हुआ था वो सही हो गया है। सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं अब। साहिबा, लेकिन हुआ क्या था माँ? और आपने कल ही मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? तारा, क्योंकि आप पहले से ही बहुत परेशान थीं, इसलिए हमने नहीं बताया। साहिबा अब घबरा गई। इसका मतलब मंजीत जी? मौली, हाँ भाभी, मंजीत भाई को बहुत चोट लगी थी, लेकिन अब वो ठीक हैं। साहिबा यह सुनते ही रो पड़ी। क्या हुआ था उन्हें? मुझे क्यों नहीं बताया पहले? राधा माँ ने उसके आंसुओं को पोंछा। रोने का वक्त निकल चुका है। अब तो खुशियां मनाओ, क्योंकि सारे भाई वापस लौटकर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। मंजीत को पूरी तरह से ठीक होने में भले ही समय लगेगा, लेकिन यहाँ हम सभी लोग हैं ना उसकी देखभाल को। वह जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। साहिबा का रोना बंद नहीं हुआ तो तारा मौली उसके पेट में गुदगुदी करने लगी, जिससे वो हंस पड़ी। तीनों अब एक साथ बैठकर तय करने लगी कि भाइयों की इन 1 महीने की छुट्टियों में उन्हें क्या क्या करना है। पास ही बैठी राधा माँ ने उन्हें ऐसे हंसते मुस्कुराते देखा तो इस घर की खुशियों को सलामत रखने के लिए ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा किया। राधा माँ ने कुछ सोचा और मौली से बोली, बेटा, पंडित जी को फोन कर बोल देना कि ऋषभ और रोहन की शादी का कोई 1 महीने बाद का मुहूर्त देख लें। उनकी शादी बाद में होगी। यह सुनकर तीनों बहुएं अचंभे से राधा माँ को देखने लगीं। तो माँ बोली, क्या हुआ? तारा, ऐसा क्यों माँ? बस कुछ ही दिन तो बचे हैं उनकी शादी में, फिर आप 1 महीने पीछे क्यों बोल रहे हो? साहिबा, आप ही तो कहते हो कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये सब क्या है? राधा माँ, जल्दी तो मुझे भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना। मैं अपने मंजीत के साथ गलत नहीं कर सकती। इतनी जल्दी शादी में भला क्या एंजॉय कर पाएगा वो? रोहन ऋषभ की शादी तो बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी मेरे मंजीत के डांस के बिना। बाकी सभी शादी का लुत्फ उठाएं और मेरा मंजीत एक कोने में चुपचाप बैठा रहे। बिल्कुल नहीं चलेगा ये सब। साहिबा की आंखों में नमी तैर गई। आप मंजीत के लिए दोनों भाइयों की शादी पीछे कर रहे हो? इससे तो बड़ा काम बिगड़ेगा। सारे मेहमानों को तारीख बदलने की खबर देनी पड़ेगी। फिर ये सारी तैयारी जो अभी के हिसाब से हो रही है सब रोकनी पड़ेगी। बहुत दिक्कत होगी माँ, रहने दीजिए। राधा माँ ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो होने दो दिक्कत। शादी कोई बार बार थोड़ी ही होती है। और भूलना नहीं, तुम्हारा पति मंजीत बाद में है, उससे पहले वो मेरा बेटा है। उसके भी अरमान होंगे अपने भाइयों की शादी के लिए। साहिबा, लेकिन माँ। राधा माँ, बस और बात नहीं होगी इस मामले में। 1 महीने में मंजीत काफी हद तक सही हो जाएगा, उसके बाद ही इस घर में शादी होगी। साहिबा ने मौली और तारा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मौली, ठीक है ना भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तारा, और फिर ऋषभ रोहन खुद भी अपने मंजीत भाई के ऐसे हाल में होने पर शादी नहीं करेंगे। साहिबा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सुनी की बातें सुनने के बाद ऋषभ बीच रास्ते में खड़ा रह गया और हैरान सा उसे जाते देखता रहा। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह एक और जा बैठा। उसके दिमाग में अब हजारों ख्याल एक साथ उमड़ पड़े। सुनी कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उस रोज मैंने जो देखा वो क्या था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे रोते हुए और राशि से कहते हुए कि वो किसी और से प्यार करती है। पर अभी तो उसने मेरे बारे में कहा ना। इसका मतलब मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी। मैंने ही तो कोई बेवकूफ़ी नहीं की ना। ऋषभ इसी उधेड़-बुन में था कि 3 लेडी डॉक्टर्स वहां से गुजर रही थीं। उनकी नज़र सोच में डूबे ऋषभ पर पड़ी तो एक डॉक्टर ने अपनी दोस्त को कहा, ये वही ऑफिसर बैठे हैं ना जिन्हें सुनी पसंद करती है? दूसरी डॉक्टर थोड़ा हैरान सी बोली, सुनी ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर तुझे कैसे पता? यह सुनकर बाकी दोनों डॉक्टर्स हंस पड़ी। तीसरी डॉक्टर ने दूसरी डॉक्टर के सिर पर हल्की सी चपत जमा दी। हर बात कहने की थोड़ी ही होती है। कभी देखना सुनी को, जब वो इनके साथ होती है तो कितने प्यार से देखती है सर को। इनके आसपास ही घूमती रहती है और इनके साथ होते वक्त वो कितनी ज़्यादा खुश होती है। पूरी तरह पागल है वो इनके लिए। पहली डॉक्टर, और हर एहसास को कहने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सिर्फ महसूस किए जाते हैं। दूसरी डॉक्टर, और ये क्या ये भी सुनी को पसंद करते हैं? पहली डॉक्टर, हाँ,
इनका भी वही हाल है। बाकी सभी को अपने गुस्से से डरा कर रखने वाले इन सर को हमने हॉस्पिटल में कई रोज पहले सुनी से बच्चों की तरह डांट खाते देखा है, वो भी ड्रेसिंग ना करवाने के चक्कर में। हॉस्पिटल में लगभग सभी को पता है कि ये दोनों एक साथ हैं। अगर किसी को ये नहीं पता तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं होगा। तीसरी डॉक्टर, हाँ वो बात अलग है कि इन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं की और ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता दिखाते हैं। अब या तो ये किसी को बताना नहीं चाहते या अभी तक इन्हें अपने दिलों का एहसास खुद ही समझ नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना, तीनों एक साथ बोली, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। दूसरी, वैसे बड़े प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। तीनों धीमे से हंसने लगी। उनकी नज़र जब ऋषभ पर पड़ी और उसे अपनी ओर देखते पाया तो डरकर वहां से भाग गई। ऋषभ अविश्वास से उन्हें देखने लगा कि उनको भी सब कुछ पता था। तभी वहां से एक लेफ्टिनेंट गाना गुनगुनाते हुए गुजरा। ऋषभ खामोश सा खड़ा उसे सुनता रह गया। लेफ्टिनेंट की नज़र जब उस पर पड़ी तो चुप हो गया और सॉरी सर बोलकर तेज कदमों से वहां से चला गया। सिन्हा सर हॉस्पिटल आए और दोस्तों के पास पहुंच उन्होंने जय और मंजीत से उनका हालचाल पूछा। फिर जाकर कबीर के पास खड़े हो गए। उन्होंने उसके कंधे की चोट के बारे में पूछा, फिर बातें करने लगे। कबीर की नज़र अब जय पर पड़ी जो उससे कुछ इशारा कर रहा था। कबीर समझ गया कि वो उसको सिन्हा सर से अपनी और माही की शादी की बात करने के लिए बोल रहा है। देव और मंजीत भी उसकी हरकतें देखकर धीमे से हंस रहे थे। कबीर सोचने लगा कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। सिन्हा सर, अच्छा तुम लोगों की राधा माँ का फ़ोन आया था तो मुझे उन्हें मजबूरन सब बताना पड़ा। अब तुम लोग घर पर बात कर लेना। सर कुछ देर वहाँ बैठकर चले गए। तभी जय का फ़ोन बजा। उसके पास ही बैठे देव ने फ़ोन उठाकर देखा और बोला, तुम्हारे पापा का फ़ोन है। पापा का नाम सुनते ही जय घबरा गया। नहीं सर, बहुत डांट पड़ेगी, रहने दो, मुझे नहीं करनी बात। कबीर, जय ऐसे कौन पेश आता है अपने पिता के साथ? जय, तो क्या करूं? इस हालत में नहीं हूं क्योंकि डांट खा सकूं। बहुत गुस्सा करेंगे कि ध्यान नहीं रखता अपना, ये वो वगैरह वगैरह। देव सर एक काम करो, आप ही फ़ोन उठा लो ना और कह दो कि मैं एकदम ठीक हूँ। अगर आप यह देव, ऐसे कैसे झूठ बोल दूँ, तू ही बात कर। जय अब दर्द से कहने लगा, मैं नहीं कर सकता ज़्यादा बात, मुझे तकलीफ हो रही है। मंजीत धीरे से बड़बड़ाया, नौटंकी कहीं का, कब से बकबक कर रहा था और फ़ोन के नाम पर कैसे नाटक कर रहा है। इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कबीर, दोबारा फ़ोन आए तो ज़रूर बात कर लेना जय। जय, ठीक है। ऋषभ को याद आया कि कैसे कबीर, जय, देव और मंजीत भी तो उससे यही कहते थे। वह सोच में पड़ गया, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। सभी को उसके लिए मेरी फीलिंग समझ में आ गई थी, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता चला उसके साथ रहने के बावजूद भी कि वो मुझसे प्यार करती है। तेज इतना कुछ कह गई और मैं बेवकूफ़ की तरह खड़ा रहा। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? मेरी तेज मुझसे प्यार करती है और मैं बेवकूफ़ इतने दिनों से वैसे ही परेशान घूम रहा था। वो मासूम सी लड़की मुझे रावण रॉय के सामने से प्रपोज कर गई है उसे, और मैं गधों की तरह देखती रह गया। मैं सबके साथ कांड करता हूँ और वो मेरे ही साथ कांड कर गई। दोस्ती से कहूँगा तो यार हंसेंगे वो मुझ पर कि लड़की प्रपोज मार गई। शुक्र है किसी ने देखा नहीं, वरना मेरी रावण वाली इमेज की धज्जियां उड़ जाती। ऋषभ ने गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए शायराना अंदाज में बोला, कमबख्त कातिल हो तो ऐसा हो, वो हमारा कत्ल करके चले गए और यहाँ हम उफ तक ना कर पाए। ऋषभ के चेहरे पर खुशी झलकने लगी, होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले ही पल वह तेज के कबूलनामे को याद कर हंसने लगा कि आखिरकार उसका एहसास दो तरफा निकला। वह इतना खुश था कि सामने से अपने कुछ आते ऑफिसर्स के साथ आते सिन्हा सर को देख ही नहीं पाया। सभी ऑफिसर्स उसे एक और खड़े अकेले में हंसते देख रुक गए कि ये क्या मामला है। एक ऑफिसर बोले, ये मेजर रॉय को क्या हुआ? हमेशा सख्त मिजाज रहने वाला ऑफिसर आज पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है? सिन्हा सर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। दूसरे ऑफिसर, रुको, इसी से पूछते हैं। उन्होंने रौबदार आवाज में ऋषभ को पुकारा, मेजर रॉय, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? खुद ही ऐसे जा रहे हो अकेले? ऋषभ ने जब सिन्हा सर और बाकी सीनियर ऑफिसर्स को उसको ऐसे घूरते देखा तो हैरान रह गया और सोचने लगा कि अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई।
तीसरे ऑफिसर ने ऋषभ को बुलाया तो ऋषभ जल्दी से उनके सामने जा खड़ा हुआ। तीसरे ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है मेजर, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना खुश हो? हमें भी बताओ थोड़ा, हम भी खुश हो लेंगे। कोई मिल गया है क्या? यह सुन जहां ऋषभ एक बार हड़बड़ा कर रह गया तो दूसरी तरफ ऑफिसर्स उसके इस हाल पर हंस दिए। सुनी जब वापस हॉस्पिटल लौटी तो उसे वहां देख राशि चौंक गई कि ये यहाँ क्या कर रही है। वह सुनी के पीछे पीछे उसके कैबिन में गई तो देखा सुनी घबराई हुई सी बैठी है। राशि उसके सामने बैठ गई। सुनी, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? सुनी ने राशि की ओर देखा। कुछ भी ठीक नहीं है यार, हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, पता नहीं कैसे फेस करेंगे उनको। हम भी इमोशंस में बहकर सब कुछ बोल कर आ गए उन्हें। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। राशि, लेकिन हुआ क्या है ये तो बता, क्या किया है तूने? सुनी, हम ऋषभ सर के सामने इमोशनल हो गए और उनके लिए हमारे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं वो सब बोल दी उन्हें। राशि यह सुनकर पहले तो हैरान रह गई, फिर खुशी से चीखी, क्या? सुनी उसे खुश होते देख शक की नज़रों से देखने लगी तो राशि ने अब दुखी होने का नाटक किया। क्या? सुनी, हाँ यार, हमने सब बोल दिया उन्हें। राशि सोचने लगी कि चलो मेरा काम तो हो गया। वैसे मुझे लगा था कि ऋषभ सर पहले अपने दिल की बात बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी भोली चिड़िया बाजी मार ले गई। उसने अपनी बड़ी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कहाँ तुम खुद ही सबसे अपने दिल की बात छुपाना चाहती थी और अब खुद ही जाकर ऋषभ सर से ढिंढोरा पीट दिया। सुनी सहमी सी बोली, एक तो हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तुम और हमें मत डराओ। राशि उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ? सुनी, हम वहां से वापस आ गए। वो तो रास्ते में आते आते हमें एहसास हुआ कि हमने क्या कर दिया है। कबीर सर सही कहते हैं कि ऋषभ सर कांडी हैं और उनके साथ रहते रहते हम भी कांड करना सीख गए हैं। राशि, वो तो है, संगति का असर दिख ही रहा है। मेजर तूफान ने क्या कहा तेरे कन्फेशन सुनने के बाद? सुनी, वो क्या बोलेंगे बेचारे, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम उन्हें ऐसा कुछ कह सकते हैं। वह बस हैरान से खड़े रह गए। राशि सोचने लगी, मतलब जोर का झटका धीरे से लगा है मेरे प्यारे जीजू को। सुनी, अब हम उन्हें कैसे फेस करेंगे? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में कि किस तरह की लड़की हैं हम। उनकी शादी होने वाली है निशा से और वो उसे पसंद करते हैं। यह सब जानने के बाद भी हम उन्हें प्रपोज कर रहे हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उनके सामने जाने की। किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। कैसे सामना करेंगे उनका? यह सब सोच सोच कर तो हमारी हालत ही खराब हो रही है। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। राशि को सुनी की हरकत पर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वह खुद पर कंट्रोल किए बैठी रही। यार सच में बहुत बड़ा रायता फैल गया है। सिन्हा सर हंसे, बस भी करिए आप लोग, एक तो ये पहले ही शादी और लड़की से भागता है और ऊपर से आप लोग भी इसे डरा रहे हैं। लगता है कुछ शरारत की है इसने। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। सभी ऑफिसर्स के आगे बढ़ जाने के बाद सिन्हा सर मुस्कुराते हुए बोले, और कब तक खुद से भागते रहोगे मेजर? यही सही वक्त है। छुट्टियां भी हैं तुम्हारे पास, उसे अपने दिल की बात कह दो, कर लो शादी और फिर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जियो। ऋषभ सिन्हा सर की बातें सुनकर दंग रह गया कि इन्हें भी पता था क्या? वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है सर जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो बस। सिन्हा सर, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया देखी है मैंने, भूलो मत, प्यार मैंने भी किया है। ऋषभ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो किसी से प्यार नहीं करता। सिन्हा सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। क्या नाम है उसका? हाँ, डॉक्टर तेजस्विनी। देखी है मैंने, बहुत प्यारी लड़की है। शादी के बाद ज़्यादा परेशान मत करना उसे अपने गुस्से से या फिर शैतानियों से, वरना उसका बदला मैं तुमसे लूँगा। ऋषभ रंगे हाथ पकड़े जाने पर अब थोड़ा शांत हो गया। सिन्हा सर, ज़्यादा मत सोचो, कह दो दिल की बात, क्योंकि वो हाँ ही कहेगी। पता नहीं उस मासूम सी बच्ची ने तुम्हारे जैसे रावण को क्यों पसंद किया। सिन्हा सर हंसते हुए वहाँ से चले गए। ऋषभ ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, इनको भी पता था। अपने प्यार के दो तरफा होने की खुशखबरी सुनाने के लिए वह वापस दोस्तों के पास चला गया। ऋषभ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचा ही था कि सामने से सुनी और राशि कैबिन से बाहर निकली। सुनी ने जैसे ही ऋषभ को देखा तो डर कर राशि से यह कहते हुए वापस कैबिन में भाग गई कि वो ऋषभ सर को उसके कैबिन में होने के बारे में ना बताए।
उसकी इस हरकत को ऋषभ ने देख लिया था। वह हैरान रह गया कि तेज इस तरह से क्यों भाग गई। ऋषभ आगे बढ़ केबिन के दरवाजे पर खड़ी राशि से बोला, तेज से बोलो, मुझे उससे बात करनी है। राशि, वो यहाँ नहीं है। ऋषभ सोच में पड़ गया कि राशि झूठ क्यों बोल रही है। वह सोचते हुए आगे बढ़ गया। राशि जानती थी कि ऋषभ ने सुनी को भागते हुए देख लिया है, इसलिए केबिन का दरवाज़ा खुला छोड़ अंदर गई और तेज आवाज़ में बोली, सुनी, गए सर। ऋषभ उनकी बात सुनने को रुक गया। सुनी, हम बार बार बच गए। पता नहीं क्या बोलते और कैसे नज़र मिला पाते। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। राशि ऋषभ को सुनाते हुए बोली, परेशान मत हो, एक काम कर, क्वार्टर चली जा और थोड़ा आराम कर। कल से जरा भी आराम नहीं किया है तूने। सुनी, हाँ ये सही रहेगा। इतना सुनते ही ऋषभ एक और हो गया। सुनी बाहर निकल क्वार्टर के लिए चली गई। ऋषभ सुनी को जाते देख मुस्कुरा रहा था। तो यह बात है, पहले गुस्से में इजहार कर दिया और अब सामने आने से डर रही हो। कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है डॉक्टर तेजस्विनी। वह सुनी के पीछे हो लिया। राशि कैबिन से बाहर निकल दोनों को जाते देख शरारत के साथ मुस्कुरा रही थी।